अच्छा यार मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़रा तेज़ जाएँ। तो हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है जब हमारे टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो, तो हम सिंपल सा हाइपोक्सिया हम टर्म पे यूज़ भी करते हैं। ये हाइपोक्सिया की 4 टाइप्स हैं कि किस लेवल पे हाइपोक्सिया और किस वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है उस बेसिस पे। एक होता है हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया ये है कि जो आपके पास मतलब वही कि आपकी लेट्स सपोज़ हवा में व्हाट्सएवर रीज़न है, हवा में ऑक्सीजन कम है, आप ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं, आपके लंग्स सही नहीं है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, व्हाट्सएवर द रीज़न है, जो आपका आर्टेरियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑक्सीजन है ना, वो कम आ रहा है। हाइपोक्सीमिया है आपको, है ना? इसी को हाइपोक्सीमिया कहते हैं ना, मैं आपको जब 80 से कम हो, तो आपको हाइपोक्सीमिया है, उसकी वजह से आपका हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उसे कहेंगे हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया, ईज़ी। दूसरा हो सकता है अपने पास एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक क्या होता है कि आपके पास एचबी कम है, एचबी कम है तो तब भी सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन कंटेंट तो कम होगा ब्लड का, तो एज़ अ रिज़ल्ट वो हाइपोक्सिया होगा टिश्यूज़ का। फिर तीसरी रीज़न आती है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ये है कि लेट्स सपोज़ आपके बंदे का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन भी ठीक है, उसकी एचबी भी ठीक है, लेकिन ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा। आपको बीपी कम है आपका, सही है? आपको हार्ट फेलियर है, बट व्हाट्सएवर द रीज़न आपका जब परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है ना टिश्यूज़ की, तो खून में ऑक्सीजन जितनी भी कर लो उसका फ़ायदा नहीं है। तो वो हो जाएगा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। तीसरी टाइप चौथी टाइप होती है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। टॉक्सिक हाइपोक्सिया ये होता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन टिश्यूज़ तक खून को ऑक्सीजन पहुँच भी रही है, लेकिन टिश्यूज़ बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर सकें या फिर टिश्यूज़ के लेवल पे जाके ऑक्सीजन अ, मतलब पहुँच रही है वहाँ तक लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही व्हाट्सएवर द रीज़न। तो ये हमारे पास आ गया। जैसा कि इस कार्बन साइनाइड पॉइज़निंग है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज़ेशन बाय टिश्यूज़ कम करता है। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 4, तो जिसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज़ भी कहते हैं, उसको ये ना इनहिबिट करता है। लेकिन ये खैर बात की बातें। कार्बन मोनोक्साइड पॉइज़निंग उसमें भी हमने देख लिया कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ ही नहीं होने देता। फिर अपने पास क्या है कि जब भी किसी बंदे में हाइपोक्सिया होगा, तो हाइपोक्सिया एक जगह तो नहीं होगा, पूरी बॉडी का होगा, पूरी बॉडी में किडनीज़ भी आती हैं। किडनीज़ का हाइपोक्सिया होगा तो वहाँ क्या होगा कि हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर 1 अल्फा का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या करवाएगा, वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा और एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाएगा, एरिथ्रोसाइटोसिस करवाएगा। एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा। फिर वो कहता है कि ये सारी रीज़न्स हैं हाइपोक्सिया की और इसमें होता है क्या ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है और ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे डिसाइड होती है कि आपकी कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। तो जो कार्डियक आउटपुट है ना ये अपने पास आ गई स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के लिए। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में कार्डियक आउटपुट इफेक्ट होती है, ऐसे ही है। और जो ऑक्सीजन कंटेंट है ये जो दूसरी 2 टाइप्स थी, एक एचबी वाली जिसमें अनीमिया था और दूसरी कौन-सी थी? क्या 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 नाम था उसका? हाइपोक्सिमिक पीएओ जिसमें कम था। तो आपको ऑक्सीजन कंटेंट टोटल बॉडी ऑक्सीजन कंटेंट से याद है कि आपको ये वाली वैल्यू भी आनी भी काउंट हो रही थी उस फॉर्मूले में और एचबी भी काउंट हो रही थी उस फॉर्मूले में। अगर आपको फॉर्मूला याद हो अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो जब इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड का कम हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर इफेक्ट होगा। चौथी टाइप रह गई हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टोटॉक्सिक में ऑक्सीजन डिलीवरी सही होती है, दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। उसमें एक और वजह निकलती है, उसमें होता है कि टिश्यूज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रही या फिर जो भी मसला बनता है वहाँ का। फिर अपने पास आ गया एरिथ्रोपोइटिन, वो बात हमने देख ली है। तो CO2 ट्रांसपोर्ट या CO2 की जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो कैसे होती है ब्लड में? मल्टीपल तरीके हैं। एक है कि डिसॉल्व्ड हो, जिसे हम कहते हैं आर्टेरियल प्रेशर ऑफ CO2 जिसे हम जिससे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आ गया कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मतलब आफ्टर बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन। वैसे ना ये जो CO2 है ये आयरन के साथ बाइंड नहीं करता। जो हमारे पास चेन्स होती है ना इसके पास 8 हीमोग्लोबिन की, उसमें से यार एक अमाइनो जो एंड होता है इन चेन्स का, उस अमाइनो चेन के अंदर जो मतलब वहाँ अमाइनो चेन सॉरी वो निकल रहे होते हैं अमाइनो ग्रुप्स, वहाँ बाइंड करता है CO2। तो उस वजह से इसका नाम है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, सही है? ये बात भी आ गई हमारे पास। लेकिन ये भी बड़ी स्मॉल अमाउंट होती है। अगर आप वैसे ही मुझसे पूछो भाई कितने-कितने परसेंट होते हैं, तो मैं कह दूँगा कि यार ये ऑलमोस्ट आप कह लो 5% होते हैं। सही है? ये तकरीबन 25% होते हैं। जो 70% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? वो बाय कार्ब की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। बाय कार्ब की फॉर्म में कैसे? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। होता ये है कि जब CO2 जाती है टिश्यूज़ में बनती है, जहाँ से बनती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज़ में बनती है और वहाँ से प्लाज़्मा में चली जाती है। प्लाज़्मा में आगे फिर चली जाती है आरबीसीज़ में। आरबीसीज़ में जाके क्या होता है कि वो CO2 जो आई है हमारे पास टिश्यू से, वो वाटर के साथ मिलती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ एक एंजाइम है जो कि एक रिएक्शन करा के H2CO3 बनाते हैं। सही है?
और ये CO3 खुद ही डिसोसिएट कर जाता है H प्लस और बाइकार्ब के अंदर। अब जो ये बाइकार्ब है इसको हम भेज देते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज़्मा के अंदर, क्लोराइड के एक्सचेंज के थ्रू। क्लोराइड को अंदर ले आते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। और जो H प्लस है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। तो इसे कहते हैं प्रोनेटेड हीमोग्लोबिन। प्रो सॉरी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन, सही है? और इसकी रीज़न ये होती है कि H प्लस वैसे अगर बाहर फेंक देंगे तो खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको ना हीमोग्लोबिन एज़ अ बफर काम करता है कि जब तक हम लोग उधर नहीं पहुँचेंगे, लंग्स तक नहीं पहुँचेंगे तो H प्लस जो है इसको हीमोग्लोबिन सँभाल के लेके जाएगा, ताकि ये रास्ते में कोई ऐसे शरारत ना करे। तो ये अपने पास आ गया। अच्छा, फिर ये है कि अपने पास H प्लस बफर के तौर पे आ गया। और हाँ, ये भी बात है कि जो H प्लस है ना वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अच्छा बाइंड करता है। इसके साथ डीऑक्सी के साथ, ऑक्सी के साथ नहीं। और इसके इसका में फ़ायदा भी ये है कि देखो जब आपके पास टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ में तो वैसे ही डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और टिश्यूज़ में ही CO2 ने आना है और वहीं H प्लस बनना है, तो फिर हमें फ़ायदा ये होता है कि वहाँ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अवेलेबल होता है और बड़ी आसानी से वो H प्लस को बफ़र कर लेता है। अब लंग्स में जाके क्या होगा? लंग्स में सारा प्रोसेस उल्टा होगा। लंग्स में क्या होगा? वही बाइकार्ब अंदर आएगा, ये H प्लस को रिलीज़ करेगा, ये दोनों मिलेंगे, H2CO3 बनेगा, कार्बनिक एनहाइड्रेस एक्ट करेगा, CO2 दोबारा बनेगी, CO2 जाएगी लंग्स के अंदर। तो इस तरह मेजर जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एज़ एज़ किस तरह होती है? बाइकार्ब की फॉर्म में, ठीक है? अच्छा, ये तो आगे हमें डिस्कस करनी है पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या चीज़ है? या जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, मतलब जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इसकी अगर बात करो ना आप, तो इसमें इतना प्रेशर नहीं होता है जनरेट। मतलब अगर आप इसने लेके जाना है लंग्स की तरफ, ऐसे ही है? ये अपने पास आ गया लंग्स, फैन शायद सही नहीं चल रहा। खैर तो इसने भी आना होता है इधर, लेफ्ट एट्रियम में आना होता है। तो खैर जो यहाँ प्रेशर होता है ना वो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 15, जबकि आपको पता है जो आपके पास लेफ्ट साइड है उसमें मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 100, ऐसा ही है? तो लेकिन ये भी उतना ही पंप हार्ट ये भी साइड उतना ही ब्लड पंप करती है और ये साइड भी उतनी पंप करती है। ऐसे ही है ना, दोनों की आउटपुट सेम होती है। लेकिन पता है क्या मसला है? इसमें ना यार इसमें आगे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसमें जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना वो काउंट होते हैं जो मसल्स में जो भी सारा वो ज़्यादा है। तो उसको क्रॉस करने के लिए और उसको आप कह लो कि उसकी मौजूदगी में सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इतना प्रेशर चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होती है। तो ये यहाँ वेसल्स डायलेटेड होती है, जो पल्मोनरी है ना वेसल्स, तो इसलिए इतना प्रेशर भी इनफ है उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्यों? क्योंकि आपको पता अगर आपको याद है, आप लोगों को याद है कि फ्लो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो फ्लो होता है ना, वो डिपेंड करता है प्रेशर ओवर रेजिस्टेंस पे, प्रेशर डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस पे। जिस तरह हम लोग रेस्पिरेट वो एयर फ्लो का डिस्कस करके आए थे। तो उसी तरह हम मैंने आपको समझाया था कि ये ब्लड के सिस्टम में भी सेम होता है, इसी तरह फिजिक्स में करंट के सिस्टम में भी सेम चीज़ होती है। तो हमारे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसमें रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम है और प्रेशर भी काफ़ी कम है। लेकिन फ्लो मेंटेन्ड है, तो हमें इतना मसला नहीं है। तो की कांसेप्ट यही था इस वाली बात में। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो यार पता है क्या सीन है? ये आपको दिखाऊँ एक मिनट। हाँ, ये कुछ ना एरियाज़ 3 एरियाज़ उन्होंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं, ज़ोन ए, ज़ोन 2 और ज़ोन 3। अब आपको पता है जो एयर है ना, ज़्यादा एयर जाती है ऊपर की तरफ, सही है? ऐसे मतलब ज़्यादा एयर ऊपर की तरफ नहीं जाती। यहाँ ना एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ की निस्बत। यहाँ की निस्बत बल्कि मैं गलत मतलब समझिएगा बात को, वैसे एल्वियोलर प्रेशर यहाँ कम है, आर्टीरियल प्रेशर भी यहाँ कम है। एल्वियोलर प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है। मतलब ऊपर दोनों चीज़ें कम है, नीचे दोनों चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन इस जगह पे ना जो एल्वियोलर जो अपर ज़ोन है वहाँ पे एल्वियोलर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है आर्टीरियल प्रेशर से और नीचे एल्वियोलर प्रेशर जो है वो कम है आर्टीरियल प्रेशर से, सही है? इसको याद रखने का एक तरीका ये है सिंपल सा कि जो हवा है वो ऊपर को जाती है, तो एल्वियोलर प्रेशर ऊपर जाता है। लेकिन जो ब्लड है वो चूँकि ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाता है, तो नीचे आर्टीरियल प्रेशर जाता है। ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपने ये बात भी याद रखनी है कि वैसे नीचे ही ज़्यादा है दोनों वैल्यूज़, लेकिन कंपैरिज़न में बात की जाए तो
तब हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। सही है? अच्छा, तो इसी चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करते हुए चलो, तो हमारे पास ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो सिंपल सा है कि जब बंदा लेटा होता है तो उसका ब्लड थ्रू आउट फैल जाता है, जब खड़ा होता है तो ज़्यादा डिपेंडेंट एरियाज़ में होता है। तो जो इसकी वज़ह से मतलब ये है कि जो जो अपर चेस्ट है, अपेक्स है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा, स्टैंडिंग पोज़ीशन की बात हो रही है और हाईएस्ट कहाँ होगा? बेस पे, ऐसे ही है। ज़ोन 1 जो टॉप पे है उसकी बात करें तो देखो, आपने ये देखना है पहले देखना है आर्टेरियल प्रेशर और मोर देन वीनस प्रेशर, ऐसे ही है। लेकिन एल्वेओलर प्रेशर इनसे भी ज़्यादा होता है, अपर रीजन में, सही है? ज़ोन 2 में क्या होता है कि ये एल्वेओलर प्रेशर दरमियान में आ जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे-जैसे नीचे जाओगे एल्वेओलर प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि दरमियान में आ जाएगा। दरमियान में मतलब आर्टेरियल प्रेशर आगे, वीनस पीछे और ये इनके दरमियान में आ जाएगा, सही है? और नीचे जाओगे तो ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। जिस तरह से अब देखो आर्टेरियल वीनस प्रेशर से भी कम है एल्वेओलर प्रेशर, ईज़ी? अच्छा, और इसको देखने का एक अंदाज़ ये भी है कि अगर आप देखो आर्टीरियल प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। पहले आप देखो आर्टीरियल प्रेशर पहले दोनों ही कम थे, फिर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो गया एल्वियोलर से और बाद में वीनस भी ज़्यादा हो गया, जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं। तो तीनों बातें एक ही चीज़ है, जिस तरह आप लेके चलें उसे और इसमें मज़ीद डिस्कस करने वाली बात कोई ख़ास है नहीं। हाँ, ये है कि देखो ना उसने बताया कि ऊपर वाले ज़ोन में एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा है। तो मतलब कि जो एल्वियोलाई है उनमें प्रेशर ज़्यादा है और जो उधर से ब्लड नीचे से वेसल्स पास कर रही हैं उनमें प्रेशर कम है। तो जब ये इनमें अगर प्रेशर ज़्यादा आप मज़ीद बढ़ा दो, तो ये इवन के कोलैप्स भी कर सकती हैं इन वेसल्स को ना। तो उसके वो बताते हैं जिस तरह के हेमरेज में होता है या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में होता है। हेमरेज में ये होता है कि यहाँ वेसल्स का ओवरफ्लो कम हो जाता है, तो जितना भी यहाँ प्रेशर होता है वो इसको कोलैप्स कर देता है। और पॉजिटिव में ये होता है कि आप यहाँ का प्रेशर बढ़ा देते हो, यहाँ का जितना नॉर्मल था उतना ही चल रहा होता है लेकिन ये ज़्यादा प्रेशर इसको कोलैप्स कर देते हैं वेसल्स को। तो इन सिनेरियोज़ में ये चीज़ पाई जाती है। अपर ज़ोन की वेंटिलेशन वहाँ इतना वीक मिसमैच हो जाता है। सही है? अच्छा जी, तो बाकी चीज़ें वही है सिंपल। फिर अपने पास आ गई रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन ये क्या चीज़ होती है? यार नॉर्मली आपको पता है बॉडी में कहीं भी अगर हाइपोक्सिया हो ना, तो उसके नतीजे में वहाँ जो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं, वो वहाँ की वेसल्स की डायलिटेशन करवा देते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहे, ऐसे ही है। लेकिन लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है कि जहाँ जब हाइपोक्सिया होता है ना, तो वहाँ की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। वैसे तो एफसीपीएस में इसकी फिजियोलॉजी बाकायदा पूछी जाती है कि वो मैकेनिज़्म क्या होते हैं। तो मेरा ख्याल है हम उसको डिस्कस कर लें तो बेहतर है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, जितना वो पूछता है उतना ही करेंगे तो ये अलवियोलाई है और यहाँ अपने पास आ जाती है वेसल्स, सही है? तो बड़ी बेसिक सी बात ये है कि यहाँ मसल्स पड़े होते हैं। अब जिस तरह भी इसके अराउंड होते हैं, फिर जहाँ भी होते हैं मसल्स पड़े होते हैं और वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं एल्वियोलर जो CO2 है ना, एल्वियोलर ऑक्सीजन जो है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलर ऑक्सीजन वो उसको उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अगर ये नॉर्मल हो ना तो उस उन मसल्स के अंदर से मसल सेल्स के अंदर से जो पोटेशियम है वो ईज़िली बाहर आ रहा होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है, सही है? लेकिन अगर ये कम हो जाए तो ये जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स जो हैं, वो क्लोज़ हो जाते हैं। सही है। वो क्लोज़ हो जाते हैं तो पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है और एज़ अ रिज़ल्ट वो जो मसल्स हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो उस एल्वियोलाई की या उस एरिया की जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये एफसीपीएस में 5-6 दफ़ा ये वाला एमसीक्यू मैं खुद देखा है। तो इसका सिंपली वो पता है क्या पूछता है? वो पूछता है कि बल्कि मैं आपको एमसीक्यू देख के बताता हूँ। सवाल सुनिएगा इसमें कहता है कि हाइपोक्सिक पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स बिकॉज पल्मोनरी आर्टरीज हैव तो आंसर है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स सही है और इसी तरह आया है कि हाइपोक्सिक पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन इन एल्वियोलाई थ्रू आंसर है ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल्स और बस ये ठीक है फिलहाल ये काफ़ी है तो हमें समझ ये आई बात की कि पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को सेंस करते हैं और उसकी कमी में ये बंद हो जाते हैं एज ए रिजल्ट वहाँ वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो लंग्स एक ऐसा मतलब लंग्स एक ऐसा वाहद ऑर्गन है जहाँ पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ अ, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और इसकी रीज़न यही होती है आपको पता है बड़ा बखूबी आपको पता है कि अगर ये लंग्स है और इसके इस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो यहाँ की वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो उन एरियाज़ में चला जाए जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है।
तो ये सिंपल सी बात है। अब जो फीटल पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है कि फीटल में आपको पता है एयर तो गई नहीं होती लंग्स के अंदर, वो माँ के पेट में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वहाँ हाइपोक्सिया होता है। और उसकी वजह से एल्विल वो जो वेसल्स है ना वो कोलैप्स्ड ही रहती हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन ही रहती है बच्चे में। हाँ, जब वो पैदा होता है और जो अपनी पहली साँस लेता है, जब वो रोता है तब उसमें ऑक्सीजन जाती है लंग्स में और उसकी वजह से वहाँ की रेजिस्टेंस कम होती है। फिर हमारे पास आ गया शंट्स। शंट्स क्या है? राइट शंट है, लेफ्ट शंट है। राइट शंट शंट हम अगर डिस्कस करें, राइट टू लेफ्ट शंट डिस्कस करें तो इसमें ये है कि राइट से लेफ्ट में जा रहा है खून। तो उसकी जो उसने हमें दिया है वो ट्रेटर्जी ऑफ पैलेट दी है और उसमें आपको पता है उसमें वीएसडी होते हैं। वीएसडी होते हैं और जो राइट वेंट्रिकल है वो थिक हुआ होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होता है और वो फिर पंप कर रहा होता है इनटू द लेफ्ट। इसकी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ये सोच के कि आपको आता है क्योंकि वैसे भी यहाँ बनता नहीं है समझाने से। अच्छा, तो अब क्या होगा कि इसमें जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा, जो हमारे असल काम की बात है वो ये है कि जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा ना, कि राइट साइड से किसी भी वजह से खून जाएगा लेफ्ट में, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जो हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर है, पीएओ2 है, आपकी आर्टरीज़ में आप एबीजीज़ करवाओगे वो कम आएगा। ऐसे ही है। भला लंग्स उसे 100% करके भेज रहे थे, जो आर्टेरियल प्रेशर है, लेकिन जब वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड भी मिल जाएगा, तो वो कम हो जाएगा, लेट्स सपोज़ 60 पे आ जाएगा। बाकी मज़ीद वो ये बताता है कि यार ये चीज़ हमारी हम लोग इस चीज़ से डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि कितना शंट हो रहा है। कि आपने ना आप क्या करते हो, आप उसे ना 100% ऑक्सीजन देते हो, ठीक है? और अगर उसके लंग्स ठीक हुए तो इसका मतलब यही है कि उसका जो पल्मोनरी वेसल्स से खून निकलेगा ना उसमें 100 एमएमएचजी ही होगा आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और बाद में भी आप लेते हो अपना किसी भी आर्टरी से ब्लड लेते हो, एबीजीज़ करवाते हो और उसमें देखते हो कि कितना ड्रॉप की है। सही है? जितना ड्रॉप आ रहा होता है ना, तो उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि लाइक अगर तो 80 आ रहा है, इसका मतलब है कि कम ब्लड ऐड हुआ है, 60 आ रहा है तो मतलब ज़्यादा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड हुआ है। तो जो कितना वॉल्यूम ऐड हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है शंट का, वो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो। ये बात आ गई। लेफ्ट टू राइट शंट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट शंट में आपको पता है कि यहाँ से यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो जो आगे खून जा रहा है, वो मिकदार में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसका एक रास्ता अलग निकल रहा है ना, मिकदार में कम हो जाएगा, लेकिन सैचुरेशन आप चेक करोगे तो वो 100 एमएमएचजी ही होगा, मतलब अगर फुली सैचुरेट हुआ तो। और सेकंडली ये है कि जो उल्टा जो आपके पास वीनस ब्लड है, उसकी आप देखोगे कि यार उसकी सैचुरेशन उसकी जो उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो ज़्यादा हो गया उल्टा। तो इसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। सही है? लेकिन ये दोनों ही चीज़ ये भी ना राइट टू लेफ्ट शंट अच्छा है, ना लेफ्ट टू राइट शंट अच्छा है, क्योंकि इसमें देखें जो एक्स्ट्रा लोड जा रहा है इस तरफ राइट पे और राइट ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और आप वो देख रहे हो कि लेफ्ट में जो खून है वो कम जा रहा है उसका, है ना? और उसकी वजह से फिर आगे परफ्यूजन भी कम होगी और इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आपने एक खून का हिस्सा जिसे आपने इतनी मेहनत करके ऑक्सीजनेट किया वो ज़ाया जा रहा है और दूसरा फिर जो राइट साइड है उस पे ज़्यादा लोड आ रहा है, उसको ज़्यादा ब्लड डील करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मसले ही हैं। किसी भी हवाले से चीज़ अच्छी नहीं है।